अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन से मुताल्लिक़ है। कंपाउंड प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम तीन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, यूनिट्स, डेज़ और मशीन्स के बारे में। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको रेशो के बारे में पता है, आप प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। तो चले देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 days with the help of 20 machines. How many units can be made in 12 days with the help of 18 machines? साबुन की एक फैक्ट्री है, 600 यूनिट्स बनाती हैं 9 दिनों में जब 20 मशीन्स काम करती हैं। जब 18 मशीन्स 12 दिनों के लिए चलती हैं तो कितने यूनिट्स बन पाएंगे, ये हमारा सवाल है। यहाँ पर चूँकि तीन क्वांटिटीज़ है इसलिए हमने यहाँ पर रेशो के साइंस इनके दरमियान डाले हैं, यूनिट्स, डेज़ और मशीन्स के दरमियान। जब 20 मशीन्स 9 दिनों के लिए काम करती हैं तो 600 यूनिट्स बना पाती हैं। अच्छा, जब 18 मशीन्स यानी 18 मशीन्स 12 दिनों के लिए चलती हैं तो कितने यूनिट्स बना पाएंगी, ये हमारा सवाल है। इसको एरो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एरोस के बारे में ये आप जहन में रखें कि जिस कॉलम में वेरिएबल है ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम एरो को नीचे से ऊपर खींचते हैं या ऊपर से नीचे खींचते हैं। यहाँ पर चूँकि मैंने एरो को ऊपर से नीचे खींचा है इसलिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ। दूसरी कॉलम के हवाले से ये बात आप जहन में रखें कि हम इन एरोस को अपनी मर्ज़ी से नहीं खींचते, बल्कि हम क्या करते हैं, इन कॉलम्स को बारी बारी इस कॉलम के साथ, यूनिट्स वाले कॉलम के साथ यानी वेरिएबल वाले कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर एरो डाल सकते हैं। अच्छा, पहले हम यूनिट्स के कॉलम को डेज़ के कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं और इस कॉलम को इग्नोर करते हैं। आप ऐसा समझे कि ये कॉलम है ही नहीं, ठीक है। 9 दिनों में 600 यूनिट्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक मशीन है, यहाँ पर आप मशीन की तादाद को मैं सिर्फ एक या कांस्टेंट लेता हूँ। एक मशीन है 9 दिनों में 600 यूनिट्स बनाती है, तो 12 दिनों में वो मशीन कितने यूनिट्स बनाती है। जाहिर बात है कि जब दिनों की तादाद 9 से बढ़कर 12 तक पहुँचती है तो यूनिट्स की तादाद भी 600 से बढ़कर ज़्यादा हो जाती है। इससे वाज़ेह है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए हम जब एरो खींचते हैं डेज़ का तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो खींचते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एरो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ खींचा है। इन दोनों के दरमियान जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए इन दोनों के एरोज़ सेम डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यूनिट्स के कॉलम को मशीन्स के कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं और इस कॉलम को इग्नोर करते हैं, ठीक है। 20 मशीन्स 600 यूनिट्स बनाते हैं तो 18 मशीन्स कितने यूनिट्स बना पाएंगे। अब यहाँ पर दिनों की तादाद आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, एक दिन भी ले सकती हैं। मिसाल के तौर पर 20 मशीन्स एक दिन में 600 यूनिट्स बनाती हैं तो 18 मशीन्स कम यूनिट्स बनाएंगे। इसलिए इन दोनों के दरमियान भी अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए जब हम मशीन्स के कॉलम के साथ एरो खींचते हैं तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि इसके दरमियान और यूनिट्स के कॉलम के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन सब के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर मशीन्स और यूनिट्स के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो हम क्या करते हैं, इन एरोस के डायरेक्शन को हम डिफरेंट करते। यानी यहाँ पर चूँकि हमने पहले ऊपर से नीचे की तरफ एक एरो खींचा था इसलिए हम मशीन्स की एरो को फिर नीचे से ऊपर की तरफ खींचते अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूँकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए हमने सेम डायरेक्शन में एरोस खींचे हैं। अब फार्मूले की तरफ आते हैं। टेल
डिवाइडेड बाय हेड। टेल का क्या मतलब है? इस एरो का टेल डिवाइडेड बाय इस एरो का हेड। इसके साथ मैंने एक छोटा v लिख दिया है। v का मतलब है वो कॉलम जिसमें वेरिएबल है। तो अब इस कॉलम की तरफ आते हैं। इसका टेल क्या है? 600 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 600 लिखा है। और हेड क्या है? x है, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिखा है। इज इक्वल टू के निशान के बाद आप देखें कि फिर मैंने लिखा है टेल डिवाइड बाय हेड, लेकिन यहाँ पर मैंने C1 लिखा है। C1 का मतलब क्या है? C1 का मतलब ये है कि कांस्टेंट कॉलम नंबर 1 यानी डेज। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चूँकि टेल में 9 है इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा है, और हेड में 12 है तो यहाँ पर मैंने 12 लिखा है। फिर मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन आपको नज़र आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर अगेन है टेल डिवाइड बाय हेड, लेकिन C2 का मतलब क्या है कि कॉलम नंबर 2 जिसमें सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ है। इसलिए यहाँ पर चूँकि टेल में 20 है, यहाँ पर मैंने 20 की वैल्यू डाली है, और हेड में चूँकि 18 है इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 18 किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरा एक इक्वेशन हमारे पास जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 600 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 आता है। ये कटिंग जो है ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ये कर चुके तो फाइनल शक्ल इस इक्वेशन का ये हमारे पास आता है कि 3600 डिवाइडेड बाई 5, और जब हम 3600 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट्स की तादाद हमारे पास आती है 720। यानी जब 18 मशीन्स 12 दिनों के लिए काम करती हैं तो 720 यूनिट्स बनाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आखिर में लिखता हूँ 720 यूनिट्स। तो यूनिट्स की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, आप समझते होंगे कि मशीन्स की तादाद तो कम हो गई है, तो फिर यूनिट्स क्यों ज़्यादा बनते हैं? इसका जवाब ये है कि यहाँ पर चूँकि दिनों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, अगरचे मशीन्स कम हो गए हैं लेकिन दिनों की तादाद ज़्यादा हो गई है, इसलिए यूनिट्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब